स्टार्ट द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। और आज हम कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैलकुलस 2 है, मैथ्स 1002 का पी वाई क्यूज है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पेपर आज हम सॉल्व करने लगे ना, वो पेपर आपके सामने है, ठीक है। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना, मैं पहले ना थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करूंगी और अल्टीमेटली हम इसको सॉल्व करेंगे। एनालाइज करते हैं, चलो पहले स्टार्ट करते हैं। यह कंप्लीट पेपर था, तुमने देख लिया होगा। इस पेपर में ना अगर गौर से देखो तो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने देखना है अगर, तो हर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 के 10 दिए गए हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 2 मार्कर है। तो इसके सोल्यूशन में हमने ये बात याद रखनी है कि 2 नंबर का सवाल है। बात समझ आई? तो 10 क्वेश्चन रहे आए थे, और पेपर में साथ ही साथ बेटा आया था हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन, और हर लॉन्ग क्वेश्चन बेटा 10 नंबर का है। सो हमने, इसका मतलब है वी हैव टू डू अ सोल्यूशन उस काइंड का होना चाहिए, उस टाइप का होना चाहिए जहां आपको 10 नंबर मिल जाए। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन हमने ना थोड़ा सा एनालाइज करना है, वो तो मैं ना चाह रही थी कि मैं इसको जरा समराइज करूं आफ्टर, जब हम सेशन खत्म करें। लेकिन ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं जो इस पेपर में यूज हुए हैं। अगर मैं टू बी रियली ऑनेस्ट में एक बात बताऊं ना, तो ये पेपर मुश्किल पेपर नहीं था। पेपर मुश्किल नहीं था, अगर देखा जाए तो काफी इजी था। डायरेक्ट फॉर्मूलाज डालने थे, सोल्यूशन करना था, बात खत्म। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ड्रिवन नहीं था। ये वाला पेपर जो हम पर्टिकुलरली सॉल्व करें 2021 का, इसमें ज्यादा नहीं था। लेकिन इसमें हमारे पास जो हमारा एनालिटिकल पार्ट है वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट से एंगल फाइंड करेंगे, लेंथ निकालेंगे। उसके अलावा आर्क लेंथ, कर्वेचर फाइंड करना, ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं इसमें। उसके अलावा ग्रेडियंट, चेन रूल और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको आज के पेपर में दिखेंगे, और हम ये सारे फॉर्मूलाज लगाएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, एक सवाल करते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली मैं वो बताऊंगी जो मैंने लिखा हुआ है, स्लाइड्स में लिखा हुआ है। और स्टार्ट करने से पहले पहले ही बता देती हूँ भाई, अगर आपको लेक्चर नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के बिल्कुल नीचे जाकर डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। चलो फिर आज जो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो आप इसको ऐसे समझ लो, लेट से हमारे पास ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। हमने इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये देखो, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है जो बिटवीन पी और क्यू है। तो हमारे पास पी पॉइंट किस तरह की इक्वल, हमारे पास पी पॉइंट है बेटे 2, 5 और 2, 1, 5, और क्यू है हमारे पास -2, 3 और 0। और अगर आप इसको ज्यादा करना चाहो तो लिख लो भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और आप इसको x2, y2 और z2 कह लो। तो किस तरह फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हमने p और q के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना, प्यार से लिखती हूँ, p और q के दरमियान का डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और हम ये करेंगे। तो किस तरह आएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और साथ में आएगा प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटे, और बहुत ध्यान सुनना आप कैसे करेंगे। सो हमारे पास करेंगे x2 मतलब -2 में से -2, प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर। ये तो मुझे यकीन है कि तुम लोगों को फिंगर टिप्स पे ये वाला सवाल आता होता था, आता ही होगा। और यहाँ आएगा -5 का स्क्वायर। और अगर आप मजीद सारा हिसाब किताब डाल लो, तो हमारे पास आएगा 16 + 4, 16 + 4 + 25, और सारा कुछ हाई कैलकुलेटर में डालोगे तो आंसर आएगा √45। बात समझ आई? तो दिस इज द लेंथ बिटवीन पी एंड क्यू पॉइंट्स। समझ आ गई? और अगर आप खूबसूरत सा डायग्राम पेपर पे बना दोगे और लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, पी और क्यू की लेंथ इतनी है, ठीक है। एग्जामिनर को अच्छे से स्टेप किए हुए, फॉर्मूलाज लिखे हुए, फॉर्मूला जरूर लिखना, इंग्लिश जरूर लिखना, और ये जरूर बताना, और डब्बा जरूर बनाना। ये छोटे मोटे टिप्स हैं, अगर कर लोगे तो जिंदगी में आगे जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान का एंगल फाइंड करना है। ये पहले भी करवाया था, और अब मैं करवा देती हूँ, ऐसा टेंशन नहीं है। हमेशा याद रखना, लेट से हमारे पास ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है। ओहो, ये वेक्टर v है, ये वेक्टर v है। इनके दरमियान का भैया हमसे एंगल पूछा जाए जिंदगी में, ये एंगल हमसे पूछा जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट हम निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। किस तरह? ऐसे, इधर देखो भाई, ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे पास होता है a डॉट बी के बजाय हम यूज करेंगे u और v, क्योंकि यहाँ पर u दिया है, यहाँ पर v है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। u.v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड
वी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से। और अब कॉस थीटा को कहानी में एक साइड पे कर देंगे, और ये सारे, ये वाला बहुत इजी पार्ट है पेपर का। मुझे यकीन है कि मैंने पढ़ाया, तुम लोगों को ही आता होगा। अब सब कुछ उठा के फॉर्मूले के अंदर डाल देना है। पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, या फॉर्मूला फाइंड कर ले, टेंशन नहीं है। सो पहले हम यू डॉट वी का डॉट कर लेते हैं। सो ओके, सो हमारे पास I-2 जे कैप -2 k कैप का डॉट करना पड़ेगा हमें। 6 I कैप +3 जे कैप +2 k कैप के साथ। मैं थोड़ा प्यार से देती हूँ यहाँ पे, प्यार से थोड़ा ऐसे करके। ठीक हो गया। नाउ डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिमिलर वेक्टर्स को करेंगे, तो आई वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कंपोनेंट होगा, के वाला कंपोनेंट होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, उसके बाद +-2 3 +-2 और 2। समझ आई कि नहीं? व्हाट आई हैव डन, आई ये देखो भाई, ये वाले दो कंपोनेंट को आपस में करना है, इन कंपोनेंट को और इन कंपोनेंट को। डॉट प्रोडक्ट में ऐसी कहानी चलती है। सो हमारे पास आ जाएगा 6 - 6 -4, तो आंसर आ गया -4। और अगर मैंने लेंथ निकालना हो वेक्टर्स का, तो लेंथ भी मैं निकाल ही देती हूँ। तो लेंथ ऑफ यू वेक्टर किस तरह, अच्छा किसी भी वेक्टर का जिंदगी भर याद रखना, लेंथ इस तरह निकालते हैं, हम उसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं और उसे ऐड कर देते हैं। तो आई का कंपोनेंट ये 1 है, जे का -2 है, और जी का भी -2 है। तो यहाँ हमारा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 4 विच इज √9, जो कि 3 के इक्वल है। बात समझ आया कि नहीं? व्हाट आई हैव डन। अल्लाह करे तुम्हें अच्छे से समझ आ रही है। अगेन अब हम वी का लेंथ निकालेंगे। वी का लेंथ निकालेंगे लिए वही करेंगे, वी के हर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और उसे उठाकर भैया ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास सिचुएशन बन जाएगा 36 + 9 + 4। यही मैं सही कर दूंगी, चूज तो नहीं हमारी बीच में 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 49, और 49/7 का होता है। 49 = 7। सब कुछ उठा के बेटा फॉर्मूले में डालने का वक्त आ गया, सब कुछ उठा के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो कॉस थीटा = -4/3 × 7, सो 21। और यहाँ से अगर आप मजीद कर लो भाई, तो अब क्या होगा, एंगल को उधर ले जाओ, कुछ भी नहीं करना, वैसे सवाल खत्म हो गया है। लेकिन आप मजीद करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। अब सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर लो, अच्छा लगे तो कर लो। कैलकुलेटर में डालना, आंसर आ जाएगा, एंगल निकल आएगा। बच्चों वाला सवाल था, ठीक है, बट आई होप कि तो जो कॉन्सेप्ट समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे पास क्या है, हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। तो इसका मतलब है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है। इसका मतलब है कि ये जो है पॉइंट्स गिवन है ना, इट विल बी इन XY Z फॉर्म विच इज इक्वल टू 1, ये और ये। इट मीन्स दैट कहानी ये है कि हमारे पास इस सवाल के अंदर X1 के, मैम जी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। वो कट रही होगी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, हवा बहुत तेज चल रही है। कट गई थी, रियली सॉरी, दोबारा कनेक्ट होगा। अच्छा, हमारे पास ये देखो, अब बहुत ध्यान सुनना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास एक्स होता है, वाई होता है और सी होता है। जबकि बेटा हमारे पास स्फेरिकल के अंदर, स्फेरिकल की स्पेलिंग कर लेता है, मुझे पता चल गया। स्फेरिकल के अंदर वी हैव मैम जी आपकी रो, आवाज़ ही नहीं आ रही। थीटा एंड फाई। अब आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे तो क्लियरली आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है आवाज? नो मैम नहीं आ रही है आपकी। अब आवाज आ रही जी मैम। है? आ, आ रही है कि नहीं? मुझे लगता है तुम लोगों के साइड के मैम आ रही है। तुम लोगों के साइड के इंटरनेट को वजह कोई इश्यू है, क्योंकि मुझे तुम सबकी आवाज बहुत क्लियरली आ रही है, और तुम लोग इसके बाद रिकॉर्डिंग देखोगे ना क्लास की, तो अपनी आवाज सुनना बहुत क्लियर आ रही है, यकीन जानो। अच्छा, बहुत बहुत ध्यान सुनने का है। हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। अगर गौर से देखो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास थीटा होता है, सॉरी साई होता है, फाई होता है, सॉरी रो होता है, थीटा होता है और फाई होता है। हमने वैल्यूज निकालनी है। अब याद रखना, रो के हमारे पास, रो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है √ भाई X² +Y² +Z² के, ये कन्वर्जन ही आपको आनी चाहिए। और थीटा के लिए तो तुम जानते ही होगे, tan 1 Y/X। और बता सकते हो फाई किसके इक्वल है? tan−1 y/x। और टैंग अपना वो फाई की वैल्यू किसके इक्वल है? और यार cos फाई इज इक्वल टू Y Z/रो।
ठीक है, अब निकालने का टाइम आ गया बिल। कॉस इनवर्स जी ओवर। हाँ वो ठीक है, तुमने इन्वर्स कर लिया, ठीक है, तुम जी को जो ले गए, मुझे समझ आ गया, मैं भी ऐसे निकालती हूँ। लेकिन अभी रो की वैल्यू निकालने का टाइम आ गया। तो हमारे पास पहला कंपोनेंट है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। सो हमारे पास सिचुएशन यहाँ बन जाएगा 1 + 1 + 6 विच इज इक्वल टू √8। और √8 को हम ऐसे भी लिखते हैं अक्सर। अगर किसी को ये बात समझ नहीं है तो बता दूं कैसे लिखते हैं, ये पता है ये कैसे लिखा गया मैंने, पता है ना? कोई ऐसा है जिसे यस मैम। जरूर शुक्र मैम है। y/x था, y का वैल्यू हमारे पास अगर आपको याद हो तो ये 1/1 अगेन बिकम्स 1। और tan 1 बेटा किसके इक्वल था पता है किसी को? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। मैं बता देती हूँ भाई, tan 1 45 होता है। अब आ जाओ रो की निकाला, cos फाइव इज जी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास √6 सवाल में देखो। और रो की वैल्यू क्या है? 2 × √2। और √6 को हम लिख सकते हैं बेटा ऐसा करके, 2 × 3 /2 × दिस। और फिर √2 को अलग कर लो, √3 को अलग कर, सिंप्लीफिकेशन है कुछ भी नहीं है। अगर तुमसे ये सिंप्लीफिकेशन ना हो, √2 से कट गया तो बचा दिस। और इसको अब जब मजीद कर 5 = कॉज इनवर्स √3/2। और अगर मुझे ठीक से याद है तो इट विल बी π/6 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये निकला है भाई, हो गया, खत्म। देख लो अच्छे तरीके से। और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं यहाँ लिख दे। 30 डिग्री। हाँ हाँ जी, क्या पूछा है यार? आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? ओके। तो हमारे पास रो की वैल्यू ये आई है विच इज दिस। थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, ये उसको उठा के हम 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4। और इसको हम लिख देते हैं π/6। ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। समझ आई कि नहीं भाई? भाई डाउट है तो पूछ लो वरना आगे बढ़े। है डाउट? हाँ मैम। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है और हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। तो कहानी कुछ इस तरह की, ये देखो ऐसे। लेट से ये मेरा प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर मुझे 3 पॉइंट सवाल में गिवन है। लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब 3 पॉइंट्स तो गिवन है, बट मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए ना दो चीजें चाहिए होती हैं। कोई बता सकता है इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हो सकता है? नॉर्मल वेक्टर। और एक फिक्स और पॉइंट। पॉइंट हमें चाहिए होता है प्लेन के ऊपर। एक हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए और हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, फिक्स पॉइंट या फिर पॉइंट ऑन प्लेन। अब हमें एक छोड़ो, 3 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 3 पॉइंट्स प्लेन के ऊपर गिवन है। तो इसका मतलब पॉइंट वाला तो पॉइंट ऑन प्लेन लिख लो। पॉइंट का तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें गिवन है सवाल में। हमें क्या चीज चाहिए, ये चीज हमें गिवन है। हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमारी? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर की। नॉर्मल वेक्टर को नॉर्मल निकालने वेक्टर। के बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी, हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। ये दो को ज्वाइन करूंगी जो वेक्टर बन जाएगा। और ये जो दो वेक्टर्स बनेंगे ना, लेट से मैं एक वेक्टर को कह लेती हूँ छोटा ए, और इस छोटा ए की बजाय ना कुछ अच्छा यूज करते हैं, बाद में लिखेंगे ये क्या हो गया। इस वेक्टर को जब हमने ए और बी को आपस में ज्वाइन किया ना, तो उनकी ज्वाइनिंग से वी गॉट अ वेक्टर, हम उसको एस वेक्टर कह लेते हैं। और ए और सी को ज्वाइन करने से वही गॉट एन है, तो वेक्टर्स को हम टी वेक्टर कर लेते हैं। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, विल ऑलवेज गिव अस द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स। तो एस क्रॉस टी गिव्स अस द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात मैंने क्लास में बताई थी, अगर याद है किस तरह बनता है, कि मैं बना के दिखाऊं दोबारा से? कॉन्सेप्ट समझ आई कि नहीं? यस मैम आ गई है। चलो ठीक है भाई, अब ए और बी को आपस में निकालते हैं, जिसको हमने एस वेक्टर निकालना है। तो एस वेक्टर निकालने कुछ भी नहीं करेंगे, हम बी वेक्टर में से माइनस करेंगे, सॉरी, पता है ना B-A करना है। B-A देखो किस तरह करेंगे। हमारे पास है ओके, सो लेट से ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x2 y2 z2। तो हम कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकलेगा x2 - x1
आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ये बिल्कुल वैसा जैसे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते हम, बिल्कुल वैसा है। तो x2 हमारे पास, x2 क्या है, 0, तो 2 - 0 आई कैप प्लस y2 क्या है, 0, सो 0 - 0 जे कैप प्लस z2 क्या है, 0, सो हमारे पास है 0 - 1 के कैप। हमारे पास ए और बी, या फिर आप ए बी की लेंथ बोलो या फिर एस वेक्टर, वो निकल आया है 2 आई कैप -1 के कैप। बताओ भाई ये किस तरह बनाया है, इसमें समझ आई कि नहीं? आ गई है मैम जी। बात समझ आई? और अगर आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो देखो, एक्स पहला कंपोनेंट 2 है, दूसरा कंपोनेंट 0 है, तीसरा कंपोनेंट -1 है। समझ आई किस तरह किया है? अब एसी निकाल लेती हूँ मैं। एसी निकालने का मतलब है टी वेक्टर निकालो। टी वेक्टर किस तरह निकालेंगे? अब अगेन इसको मान लो, अब इसको x2 y2 z2 मानेंगे और इसको x1 x2 मानेंगे, ए वाले को। तो किस तरह करेंगे, ये देखो बहुत ध्यान से देखना। अब आएगा 0 - 0 आई कैप प्लस 3 - 0 के कैप, सॉरी जे कैप प्लस 0 - 1 के कैप। बताओ समझ आई मैंने किस तरह किया है कि नहीं? अब यहाँ से आ जाएगा बेटा आई कैप, 0 आई कैप कुछ भी नहीं है, 0 0 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगा 3 3 3 3 जे कैप के कैप। और इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो तो 0 3 - 1, ये कंपोनेंट लिखे। बात समझ आया? अब हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और देखो पहला कंप ये देखो बहुत ध्यान से देखना, ये वाला कंपोनेंट डालोगे अब आप, और एक कंपोनेंट ये है। पहले आपका जिस जो दिल करे अच्छा लिख लो, लेकिन 2 0 - 1, और यहाँ आ जाएगा 0 3 - 1। समझ आया? अब डिटर्मिनेंट लेना आता है कि नहीं आता? डिटर्मिनेंट लेना आता है ना? ले लो बस। क्या ऐसे करना है, आई आता है। आई कैप, तो यहाँ पे आएगा 0 यस प्लस मैम। 3, अगर मैं ठीक कर रही हूँ, माइनस जे कैप, और आएगा भाई -2 - 0 प्लस के कैप, और यहाँ मेरे पास आएगा 6 - 0, और हमारे पास नॉर्मल वेक्टर एन दी एंड आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। और अब ये देखो, ये नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए था और नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया है। तो नॉर्मल वेक्टर ये लेना है, और पॉइंट हमारे पास 3 गिवन है, हमें ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। आप इनमें से जोन सा कहोगे मैं वो पॉइंट ले लूंगी। प्लेन के ऊपर हमें एक पॉइंट चाहिए था लेकिन 3 गिवन है, मैं इस तरह करती हूँ पॉइंट ए को ले लेती हूँ। अब ये फिक्स पॉइंट है और वो नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बताओ भाई इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का यस आंसर मैम। सॉल्व, इधर देखो, मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन 4 है यहाँ पर। शॉर्ट 4, शॉर्ट क्वेश्चन यस मैम आ गई है। 4। अब मैं लिख के दिखाती हूँ ना भाई, लिख के दिखाती हूँ ताकि तुम्हें यकीन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरह होती है भाई? इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरह होगी बेटा? ऐसे होगी, नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है आर ए क्रॉस एल आर डॉट, ये लो, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आर नॉट है ये फिक्स पॉइंट है, और एन जो है हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है। और नॉर्मल वेक्टर मैंने अगर ठीक से मुझे याद है तो शायद था 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। और पॉइंट हमने आर नॉट जो मैंने ए वेक्टर लिया है, तो वो था मेरे पास कितना है, 0 0 1 0 0 1, हाँ 1 1 1। ठीक है, बात समझ आ गई? अब इन दोनों को मिला के डाल देंगे, बिल्कुल कहानी बिल्कुल आसान होगी। तो अगर मैं इसको मजीद खोल दूं तो ऐसे बनेगा, a × x - x0 प्लस b × y - y0। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बताओ ये किस तरह खुलता है, मैंने बहुत दफा कराया है यार ये तो। ये लो, अब x0, यस अब मैम। बहुत गौर से देखना, हमारे पास पूरी जिंदगी के लिए याद रखना, दिस इज x0 y0 z0, और दिस इज a b c। समझ आ गई है? सो अब एक जगह मैं क्या लिख दूंगी, अब आ जाओ मजीद लिख लेते यस। हैं। ए की जगह हम लिखेंगे बेटा 3 x - 0, बी की जगह बेटा आएगा 2 y - 0, सी की जगह आएगा बेटा 6,
और z-1 इज इक्वल टू 0। और वैसे तो सवाल खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। +6z-6 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर भाई, बात खत्म, ये लो। कहानी समझ आई होगी, अल्लाह करे, उम्मीद है समझ आई। आई 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 कि ना आई। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से करना है भाई। ओके। हाँ, बस क्या है, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी और हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। मुझे उम्मीद है फिजिक्स के बच्चों तुम लोग को इतना तो पता होगा, रेडियस वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो बताओ बेटा यस मैम। वेलोसिटी किस तरह फाइंड करेंगे। वेलोसिटी किस तरह फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव। शुक्र है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे। हाँ बिल्कुल, 100% ऐसा होगा। अब हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है, तो हम डेरिवेटिव लेंगे इसका आर वेक्टर का। और यहां से आ गया, तो टी का डेरिवेटिव बेटा बोलो 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ आएगा 1, समझ आ गई, आई कैप। प्लस टी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और 1 का डेरिवेटिव अंडा, तो और 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और के कैप। बात समझ आई। और वेलोसिटी उसने कहा है एट पॉइंट लिखना है t इज इक्वल टू 1, कहाँ लिखा हुआ है ये, समझ आ गई है। t इज इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पे लिख देंगे t इज इक्वल टू 1। अब t की जगह 1 डालो, यहाँ पे आएगा आई कैप। अब t की जगह 1, तो यहाँ पे जे कैप प्लस 2 के कैप। बोलो भाई, डाउट है कि बात समझ आई कि ना आई। ये देखो, ये लो, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला सुनो। एक्सेलरेशन के क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे अपना इसका। सो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी वेक्टर का भाई डेरिवेटिव ले लेंगे। और डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा अपना रेडियस वेक्टर का। ओके। सो यहां से आ जाएगा। अब ये देखो, अब बहुत गौर से देखना, ये 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2t का डेरिवेटिव 2, और 2 का डेरिवेटिव 0। बात समझ आई कैसे किया मैंने, तो हमारे पास इन दी एंड आ जाएगा 2, और 2 यस। जी कैप। बात ही खत्म। अब इसमें हम t इज इक्वल टू 2 क्या पुट करें, बात ही खत्म हो गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपके लिए तो इजी होना चाहिए यार, तुम लोगों के तो हाथों खेल है। अब हमने लेंथ ऑफ द पाथ फाइंड करनी है। अब बहुत ध्यान से सुना, हमारे पास ये वेक्टर है, ये कर हो, ये हमारे पास ऑरेंज वेक्टर लेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास ये एक कर्व है, और जो कर्व है ना वो डिफाइंड है 0 से लेकर 2 पाई तक। ऐसे समझ लो जैसे बिल्कुल ही ऐसे है। ये देखो, 0 से स्टार्ट हुई, 2 पाई पे जाकर खत्म हो रही है एंगल। लेकिन हमने इसका क्या फाइंड करना, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला फिजिक्स के बच्चों तुम लोगों को आता ही होगा, मुझे उम्मीद है। क्या होगा, फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, आगे बताओ। आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल, कहाँ से लेकर डिफाइन है, ए से लेकर बी तक होता है वैसे। फिर डेरिवेटिव आर पोजीशन वेक्टर का, कर्व का डेरिवेटिव आ जाता है, और डी टी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास ए से लेकर बी, तो ए क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक। और अब ये जो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो अब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेना है, तो कॉस का डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा -sin t। साइन का डेरिवेटिव बेटे कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव बेटा 1, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया कर्व का डेरिवेटिव। अब इसका ले लेते हैं अपना लेंथ। लेंथ निकालते किस तरह है अभी बताया, हर कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। तो साइन माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस कॉस टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 1। और मुझे कोई बता सकता है भाई, इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, क्या आएगा। √2। बहुत √2। एग्जैक्टली, 1 + 1 करने के बाद आंसर √2 है, पहले √2 बता दिया। अब कहानी खत्म, ये लो भाई, सवाल खत्म, हलवा सवाल था वैसे, मैंने पहले कहा ना पेपर आसान था जो हमने सॉल्व किया आज। dt आ गया। अब देखो कांस्टेंट कहानी से गया बाहर, और यहां से 0 से लेकर 2 पाई तक, और dt डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा t, और t आएगा 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। ऐसे करके सिचुएशन डलेगा, और अब आंसर आ जाएगा 2
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो 2 पाई - 0। तो इन दी एंड आंसर आ जाएगा 2 पाई × √2, ये आंसर है। भाई देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, या कोई बात जो समझ ना आई हो। देख लो देख लो देख लो अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं भाई। ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करने, मैंने बताया ना, ये सारा का सारा पेपर इसलिए इजी है बिकॉज इसमें हमने डायरेक्टली फॉर्मूलाज पुट करना है और आंसर आ जाना। अब शुक्र है, मुझे उम्मीद है कि कोई ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। ग्रेडियंट के लिए हम ऐसा लिखते हैं, और ग्रेडियंट किस तरह फाइंड करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के कैप। ठीक है, और इन देन आपने ये सारा पॉइंट डाल देना है, पॉइंट डाल देना है। 1,1,1 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, खुद करोगे या करवा दूं मैं? जल्दी से बोलो, करोगे खुद या करवा दूं? बता देती हूँ भाई क्या कर फंक्शन हमारे लेंगे पास पूरा मैम। का पूरा ये है। हम अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, जी स्क्वायर भी गया 0, लेकिन प्लस जी कांस्टेंट है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटा 1/x। और विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना, एक्स का डेरिवेटिव 0, वाई का 2x, जी का भी बेटा गया 0, और ये भी गया 0, बस यही आएगा। विद रिस्पेक्ट टू जी करोगे, सो वाई भी 0, एक्स भी 0, और माइनस पावर सात पावर में से एक कम किया, और प्लस जी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो लॉग एक्स एज इट इज। बात समझ आई? अब सबके अंदर 1,1 पुट कर देते हैं। हमने एट वन 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 कैलकुलेट करना था, एट वन 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 कैलकुलेट करना था, एट वन 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 कैलकुलेट करना था। तो अब देखो, वन कर, अब एक्स की जगह 1 पुट करोगे, वाई की जगह भी, जी की जगह भी 1 पुट करेंगे, तो इन दी एंड हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो y की जगह आप 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 2। और अगर आप यहाँ पर z की जगह 1 पुट करोगे और x की जगह 1 पुट करोगे, तो log 1 तो 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। और सब कुछ उठा के फॉर्मूले में डाल देना ऊपर वाले। इस फॉर्मूले की बात हो रही है भाई, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आ गया आंसर, बात खत्म। ग्रेडियंट यही था। तो हमारे पास आएगा ग्रेड ऑफ f इज इक्वल टू 3i कैप +2 जे कैप -4 के कैप, ये आंसर है, बात मुझे खत्म। समझ आई कि नहीं? वो आई कि ना आई भैयो? डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो। आ गई है मैम जी। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, ये बताओ भाई, ये तो मुझे उम्मीद है तुम लोग सब कर सकते हो। कांस्टेंट लिमिट है, ये देखो सारी लिमिट्स कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी पहले लोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई बाद में लोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाद में लोगे। बताओ भाई, ये खुद करोगे या नहीं करोगे, मैं करवा दूं? जल्दी से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? यार जल्दी बोलो। कर लेंगे मैम जी। पक्की बात है? बताओ भाई, कैसे करोगे फिर सॉल्व? करोगे खुद तो? मैं विद रिस्पेक्ट ना जी फर्स्ट लिखा हुआ, तो मैं पहले जी के रिस्पेक्ट करके दिखा देती हूँ, बाकी तुम आगे से खुद ही कर लेना। तो ये देखो, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, लेकिन जो हमने सॉल्व करना हम उसको अंदर ले जाएंगे, x² +y² +z² और dz अंदर आ जाएगा, जिसको हमने लेकर चलना है। और dy और dx को कहानी से बाहर, तो हमने इसको पहले सॉल्व करना है, उसको कहानी के अंदर, बाकी सब कहानी के बाहर। तो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। ओके, अब विद रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हैं, तो x के साथ z नहीं है तो इसके पास z आ जाएगा, y के पास भी नहीं है तो y, लेकिन यहाँ पर आएगा z³ /q, और 0 से लेकर 1 तक dz और dx। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अब z की जगह अपर लिमिट डालेंगे, तो z की जगह 1 आ जाएगा, ये देखो। और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 का क्यूब डिवाइड, अब माइनस लोअर लिमिट करो, तो 0 0 0 हो जाएगा। तो उसको लिखने का वैसे कोई फायदा नहीं था, लेकिन मैंने आपके लिए लिख के दिखाया। तो यहाँ आ जाएगा x² + y² +1/3। और ये सब कहानी बन गई है। जिस तरह मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके अजीज करके दिखाया, बिल्कुल इसी तरह आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। उसके बाद ये देखो वाई लिखा हुआ है ना, तो अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, वाई के बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। कर लोगे मुझे उम्मीद है। और इन द एंड इसका आंसर बेटा आएगा, जो भी आपका सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1।
मैंने कहा बता दूं ना जाना। उसके बाद आया था भैया ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने फाइंड करनी है एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, देखो एक से ज्यादा वेरिएबल है, और हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, और लिमिट के अंदर भी दो पॉइंट्स गिवन है। इसको लिमिट फाइंड करने से पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप गौर से देखो ना, तो जिस पॉइंट को अगर आप पुट करें ना इसके अंदर, तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। अब देखो 0 1 पुट करने से, 0 और 1 पुट करने से, अगर आप गौर से देखो तो हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल भी जीरो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है, अगर उस पॉइंट को सवाल में डालने के बाद जो हमारा फंक्शन है वो अनडिफाइंड ना हो रहा हो, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक चीज ना दिख रही हो ना, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई की जगह वाई की वैल्यू डाल दो, बात खत्म। वही करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये लो, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 1 आएगा, x - xy +3 डिवाइडेड बाय x² y + xy -y³ समझ आई। अब डाल दो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू। तो एक्स की जगह हम ले लेंगे 0 - 0 1 +3, और अगेन 0 1 +0 1, और यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है। और अगर और से देखो तो बचेगा 3 - 1, आंसर आ गया -1, बस बात खत्म। अगर हमारे पास जिस पॉइंट पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं, अगर उसको सवाल में डालने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही होती ना, तो हमने आगे करना था, लेकिन ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। आई होप कि तुम्हें समझ आई होगी कैसे सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास आता है भैया आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके। अगर आप गौर से देखो ना, तो यहाँ पे भाई चेन रूल लगना है। चेन रूल इस तरह लगना है कि हमारे पास क्या है, बहुत गौर से देखना कि हमारे पास जो यू है ना, यू वो फंक्शन है एक्स और वाई का, और आगे से बेटा एक्स फंक्शन है आर का और एस का, और वाई भी फंक्शन है आर का और एस का। बात समझ आई कि नहीं? तो हमें यहां से बचा चेन रूल लगना है। बात समझ आई कि नहीं? और हमने फाइंड क्या करना था, पार्शल ओवर जी। पार्शल वाई ओवर पार्शल पार्शल यू और पार्शल वाई। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ऐसे। ये देखो, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, प्लस पार्शल पार्शल लिखना है, पार्शल लिखना है, प्यार से लिखती हूँ जरा, इधर डॉट, इधर आ जाएगा पार्शल आर। देखो क्या चीज है। अब मुझे बताओ, अब मुझे सोच के बताना, पार्शल हमने यहां से पहुंचना है भाई यहां तक, यहां से पहुंचना है हमने यहां तक। ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एस उसने पूछा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एस भी पूछ सकता था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एस नहीं पूछा, विद रिस्पेक्ट टू आर पूछा है। तो बीच में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल वाई, इसे बोलते हैं चेन रूल। और ये चेन कैसे, आपके सामने देखो एक चेन बनती हुई नजर आ रही है। बताओ समझ आई कि नहीं? अगर आपसे बिल फर्स्ट के सवाल आ जाता है, फाइंड करो पार्शल ओवर अभी पार्शल मैम। एस, तो बताओ किस तरह फाइंड करते हैं? ऐसे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, बस यहाँ डिफरेंस तो यहाँ पे एस आ जाता है, अगर सवाल ये आता। समझ आई? लेकिन अब की बार वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे पहुंचे हो। हाँ, बस यू की वैल्यू लिखी हुई है, यू मेरे पास है x - y²। तो यू को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 1 आ जाएगा, वाई 0 हो गया। अब यू की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेना है हमने, तो यू का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा -2। आ, समझ आई किस तरह की? अल्लाह करे तो समझ आ रही है मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद विद रिस्पेक्ट एक्स का डेरिवेटिव, मैं एक्स लिख के दिखाती हूँ। एक्स मेरे पास है 2r -3s +4, लेकिन अब हमने आर एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2 और बाकी सब कुछ 0। और अब आ जाओ वाई, वाई आपके सामने है, ये वाई। अब वाई का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अगर आप y का डेरिवेटिव लोगे भैया -2। टू आर, तो हमारे पास -1 आएगा, बिल्कुल सही बताया। सब कुछ उठा के डाल दो फॉर्मूले के अंदर, आ गया आंसर। सब कुछ उठा के डाल दो भाई, फॉर्मूले के अंदर आ जाएगा आंसर। कहाँ डालें, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, प्यार से डालते हैं, सब कुछ आ जाएगा आंसर। इधर देखो, यहाँ लेंगे पार्शल वाई ओवर पार्शल आर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा बेटा 1, और यहाँ आएगा मेरे पास पार्शल एक्स ओवर ये 2 प्लस -2 y, और यहाँ आएगा पार्शल ओवर वाई ओवर आर, वाई ओवर आर की वैल्यू क्या है, -1।
तो बताओ भाई, समझ आई मैंने कैसे किया है? इन दी एंड आ जाएगा बेटा आंसर हमारे पास 2 + 2y। समझ आई कि ना आई, कि क्या हुआ? बताओ, समझ आई? ये हमारे पास आंसर आ गया, बात खत्म। यस मैम। बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट खत्म हो गया है ना, अब करते हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। लेकिन अगर किसी बच्चे को भाई शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई इशू है तो पूछ ले। है इशू? क्या आगे बढ़े लॉन्ग की तरफ? नो मैम, लॉन्ग करवा दें। ओके। अच्छा, अब कर्वेचर्स की बात करते हैं भाई। कर्वेचर कहते हैं, याद रखना किसी भी चीज, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको जिंदगी में नजर आएंगे जो हमने क्लास में नहीं पढ़े लेकिन वो आपको पास्ट पेपर्स में नजर आएंगे। वो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा जरूर होता है कि मतलब कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो ये ऐसा ही है। कर्वेचर में हमेशा याद रखना बेंडिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंडिंग। कोई भी चीज कितनी मुड़ी हुई है, कितना बेंड किया हुआ है, उसका उतना कर्वेचर होता है। अगर कोई चीज जिसमें बेंडिंग ना हो, जो चीज मुड़ी ना हो, जिसमें कोई कर्वी पाथ ना हो, वो बेंडिंग नहीं होता। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सर्कल आपके ख्याल में उसके पास बेंडिंग होती है या नहीं होती? बताओ, होती है कि नहीं होती? होती है। होती है। तो सर्कल का कर्वेचर होता है। और भी बहुत सारी शेप होता है, हेलिक्स का भी होता है, ये भी होता है, वो होता है। अब मैं आपको कर्वेचर को बताती हूँ, कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है। मैं थोड़ा सा डब्बा बना के लिख देती हूँ ताकि तुम लोग याद नोट्स में डालना भी। कर्वेचर की बात करेंगे, कर्वेचर। अब इसको याद रखना, ये कैपा के इक्वल होता है, इसे कैपा बोलते हैं, कैपा। ठीक है। और कैपा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बहुत ध्यान से सुनने का है। कैपा इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान से सुनना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नी पेन क्यों नहीं काम कर रहा है यार अल्लाह? एक मिनट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर की जगह ना हम वो लिख लेते हैं ऐसे करके प्यार से, ऐसे, बिग टी। टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना, टेंशन लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अभी जो लिखा है ना फॉर्मूला, लिख लो। लिख लिया सब बच्चों ने फॉर्मूला? अभी हम फाइंड करते हैं। तो लिख लिया? लिख लिया होगा, उम्मीद है भाई लिख लिया होगा आपने, उम्मीद है मुझे पूरा। आपने लिख ही लिया होगा। अब आ गया फॉर्मूला का टाइम आ गया। अब सबसे पहले हमने कर्वेचर फाइंड करना है, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए विद द रेडियस ए। तो हमेशा याद रखना, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस ए, मैं ये कंप्लीटली सॉल्व कराऊंगी। ऊपर वाले बाकी सारे क्वेश्चन ना जिंदगी में आपने कभी ना कभी, मैंने कहीं ना कहीं करवाए थे क्लास में, इसलिए मैंने जल्दी से सॉल्व कराए। ये मैं डिटेल में करवाऊंगी, इसलिए ध्यान से देखना। विद पैरामीटर टी इज, अब ये देखो, अब ये याद रखना, ये ऐसे ही है। देखो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी, ए भी आया, ए प्लस ए साइन थीटा, थीटा नहीं साइन टी, और यहाँ आएगा जे कैप। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस ए इन पैरामीटर टी। देख लो भाई, ये इक्वेशन है। समझ आ गया? अब आ जाओ, अब हमने ना सब कुछ हमारे पास आ तो गया, अब हमें सब कुछ फाइंड करना जो हमें ऊपर चाहिए। अब हम जल्दी से लेते हैं भैया इसका डेरिवेटिव। हाँ, जो डेरिवेटिव लेने का वक्त आ गया, सो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो एक कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव बेटा होता है माइनस साइन टी। -7। आई कैप एज इट इज एक कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉस साइन का डेरिवेटिव बेटा होगा कॉस टी, और जे एज इट इज। बात समझ आ गई? और मैं अगर आपके लिए इसे खोल के लिख दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी और जे कैप। और अगर आप गौर से देखो तो हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है? मैग्नीट्यूड जो भी स्पेलिंग होती है। तो मैग्नीट्यूड के लिए बेटा आप क्या करेंगे, मैं इस वेक्टर का जो हमारा आंसर निकला है, मैं इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेती हूँ। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, हर कंपोनेंट का भैया ऐड करो, उसका स्क्वायर कर दो। तो हमारे पास दो एक कंपोनेंट है, उसका स्क्वायर करते हैं। ए साइन टी का स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का स्क्वायर। और अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर साइन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर। और अगर आप गौर से देखो, हम ए दोनों में पास है तो ए कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर टी प्लस कॉस स्क्वेयर टी। बताओ भाई, ये दोनों मिलके क्या बने? 1। हाँ एग्जैक्टली 1 बन गया। हमारे पास आ जाएगा
अंडर रूट ए स्क्वायर और वहां आ जाएगा ए। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में ए आ गया। बताओ समझ आई मैंने किस तरह फाइंड किया है? आपके सामने किया, कोई नथिंग स्पेशल चीज नहीं है। अब आ जाओ, अब आ जाते हैं टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर निकालने का टाइम आ गया। अब टेंजेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। ओके। सो टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? टेंजेंट वेक्टर बेटा इक्वल होता है, टेंजेंट वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है डेरिवेटिव। तुम बैक किया है। सो पहले आगे बढ़ने से पहले ना छोटी सी चीजें ये बताना चाहिए, चीट शीट जो मैंने ऐड की है ना आज के नोट्स में, इसमें वो सारे फॉर्मूलाज जो इस पेपर में यूज हुए हैं। जैसे ये देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यूज किया, अभी थोड़ी देर पहले यूज करके भी दिखाया आपको, हमने यूज किया शॉर्टकट में। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट का हमने एंगल फाइंड करने के लिए किया, और ये नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला हमने यूज किया। उसके अलावा ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद यही वाली बात चेन बनाकर हमने किया फॉर्मूला। उसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसमें यूज होगा। और ये वाली बात है, अगर जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट को अगर मैं फंक्शन के अंदर डालूं, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम से मुराद मेरी ये है कि हमें अनडिफाइन ना होता हो फंक्शन दिखे, तो हम नया करने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई है? और उसके अलावा आर्क लेंथ के ये फॉर्मूला भी लिख कर दिखाया, बिल्कुल वैसे जो भी लिख के दिखाया, ए से लेकर बी तक, और डेरिवेटिव आएगा अपना आर्क लेंथ का। समझ आया? ये था। उसके अलावा कर्वेचर का फॉर्मूला तो मैं लिख कर दिखा दिया है। ट्रिपल प्रोडक्ट ये वाला क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया, और कन्वर्जेंस था। तो यार ये चीट शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख कर आना, मजा आएगा आपको। उसके अलावा यार, ये मैंने मेरा ये हमेशा से मानना है, कैलकुलस के अंदर ना अंडरस्टैंड द वाई ऑफ द कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट हाउ, कि कैसे कैसे करेंगे। हमें समझना होगा कैसे वेक्टर्स, या इवन कैलकुलस के अंदर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन किस तरह होगी, डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, ग्रेडियंट, ये वो सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई है? उसके अलावा टिप है कि आप सारी कोड डेफिनेशंस को मेमोराइज करो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को याद रखो, पोलर से रेक्टेंगुलर सब कुछ कैसे होना है, फिर इंटीग्रेशंस को जरूर मास्टर करो, और बार बार याद रखो सॉल्व ऑल द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार करो, एक बार नहीं होता, दो बार करो, तीन बार करो, और एवरीथिंग की समझ आ गई है? अल्लाह करे कि तुम लोग सारी टिप्स जो को दी है ना, इसको बेटा फॉलो भी करना। अब वही क्वेश्चन जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे ना, पिछले लास्ट टाइम, तो वही सॉल्व करते हैं वापस जाकर। बुझिए यार। ओके, अब टेंजेंट वेक्टर निकालना भाई। टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला बेटा होता है कुछ ऐसा, कि देखो ऐसा कैसे करेंगे। हम रेडियस वेक्टर का जो, सॉरी, पोजीशन वेक्टर का जो डेरिवेटिव है ना, उस, एक सेकेंड, का पहला डेरिवेटिव डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेरिवेटिव। यार रेस हो जा, एक तो ये थोड़ा पेज फंस जाता है ना, बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, माइंड ना करना। तो डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। समझ आ गई? टेंजेंट वेक्टर किस तरह निकलेगा? पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव और डिवाइड बाय द डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। तो डेरिवेटिव हमारे पास निकला था वो ये है, इसको डाल देंगे। सो माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप। और मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड आपके सामने निकला ही हुआ है, वो क्या है? मैग्नीट्यूड ए डिवाइड बाय ए। और अगर गौर से देखो ना, तो ऊपर ए कॉमन निकल रहा है, तो ए कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, और डिवाइड बाय ए। तो ए से उड़ गया, तो हमारे पास बेटा टेंजेंट वेक्टर बचा है माइनस ए, ए नहीं माइनस टी, माइनस साइन टी। दोबारा से लिखना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा। लिखो लो। ओके। सो यहाँ पे आएगा भैया साइन, माइनस साइन टी प्लस खस टी जे कैप, और यहाँ पर आएगा फोर्स ए कैप। ये हमारे पास निकला है नन अदर देन, क्या निकला है भाई? टेंजेंट वेक्टर। आप फॉर्मूले में अगर गौर से देखो, तो फॉर्मूले में देखो, हमें इस टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ आई? और हमें आखिरी चीज करनी भी सब्स्टिट्यूशन, बस 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 बस। और अगर आप गौर से अकल लगाओ ना, अकल लगाओ जो अल्लाह ने आपको दी है, तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि ये देखो, टेंजेंट वेक्टर जो है ना, इसका डेरिवेटिव अगर आप गौर से देखो ना, सो इसका मैग्नीट्यूड अगर गौर से देखो, तो माइनस साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड है वो वन हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे पहुंचे हो, पहुंचे हो, पहुंचे हो, पहुंचे पहुंच गए। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास वन बाई ए। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास कर्वेचर है, आंसर है सर्कल का कर्वेचर। समझ आई? सर्कल का कर्वेचर ने किस तरह निकाला है? इस तरह निकाला है, फॉर्म में सब कुछ पुट कर दिया, और कहानी सही डाल दिया आपके साथ।
समझ आई टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के नहीं? यार किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि उसके हर कंपोनेंट को स्क्वायर करो, ऐड कर दो, बट क्या यहाँ पर एक कंपोनेंट माइनस साइन थीटा था, दूसरा कंपोनेंट कॉस थीटा था। दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। समझ आई कि नहीं? अब तो आ ही रही होगी। समझ आई? आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत गौर से देखने का है। तो कहने को लॉन्ग क्वेश्चन है, बट है बड़ा ही आसान कसम से। हम उसने क्या कहा, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं, लेकिन इस फंक्शन का पार्शियल डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। लेकिन अगर गौर से देखो, ये वो फंक्शन है जिसका हमें निकालना है। तो हमारा फंक्शन अगर गौर से देखो तो दो वेरिएबल्स में है, तो एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो। और हमारा जो फंक्शन है ना, वो एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। हमेशा याद रखना, किसी मल्टी वेरिएबल फंक्शन का अगर डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना हो ना, तो उनके वो मल्टी वेरिएबल है तो उसके हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन निकालना डी वाई ओवर डी एक्स है। तो बेटा उसका फॉर्मूला मोटे करके लिख लेती हूँ, मोटे करके आपके लिए लिख देती हूँ। नोट्स में अच्छे तरीके से डाल लेना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस माइनस साइन को ना भूले, ना भूले, ना भूले, क्योंकि बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक गलती करनी है, इसको ना भूलो। इंपॉर्टेंट बात, बात समझ आई? अब क्या करना है, जो ऊपर दिया गया फंक्शन है ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना, ऊपर नीचे लिख देंगे, बात खत्म। सीरियसली यही सवाल था। कितना आसान था, वाकई में आसान था, लेकिन आया तो हुआ पेपर में। चलो अब मैं जरा फाइंड कर देती हूँ आपके सामने। ओके, सो हमने एक्स का पार्शियल एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे लिख लो। तो अब देखो, विद रिस्पेक्ट टू वाई स्केयर है तो जीरो हो गया, एक्स स्केयर माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव बेटा होगा कॉस एक्स वाई। और जो एंगल दिया गया ना, अब उस एंगल का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब विद रिस्पेक्ट टू बेटे एक्स करना है, तो हमारे पास आएगा माइनस टू एक्स माइनस कॉस एक्स वाई। और एक्स वाई का डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट है और 1 हो जाएगा। बात समझ आया? तो ये हमारे पास निकला है बेटा, नन अदर देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डब्बा बना देती हूँ सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए डेरिवेटिव। उसके बाद जो भी हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्केयर हो जाएगा बेटा 2y, एक्स स्केयर इज जीरो, और साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस एक्स वाई। और अब एंगल का डेरिवेटिव आना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अब की बार वाई। मैंने एक्स लिख दिया, मुझे समझ आ गई है, इसलिए मुझे अब नीचे कमेंट लिख के ना बताना, पता चल गया। और अगर इस पेपर में अगर कहीं पर मैंने गलती से, वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बिल्कुल होशमंदी से करूँ, कोई गलती छोड़ू ना, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप बेटा उसे बख्श दीजिएगा। लिख लिख कर हमें ना बताइएगा, जो गलती हो आपने सही कर लेना, ये बन जाएगा, ठीक है? निकल आया? ये लो, उठा के सब कुछ बेटा फॉर्मूले में डाल देंगे, बात खत्म, अल्लाह की कसम यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। बड़ा कोई कद्दू सवाल था, लेकिन सवाल इस सवाल यहाँ अगर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एज इट इज, तो वाई एक्स की वैल्यू ऊपर आएगी। अगर गौर से देखो तो ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कॉमन निकल गया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया ना, समझ आई कि नहीं? तो यहाँ आएगा 2x प्लस कॉस एक्स वाई और वाई, और डिवाइडेड बाय आएगा भाई 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। और माइनस माइनस से उड़ गया। इन दी एंड हमारे पास बेटा आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। देख लो भाई, बड़ा आसान, खूबसूरत और अच्छा सवाल था ये। बट बात सारी ये फॉर्मूला समझो कि कैसे हुआ है, बात सारे मुद्दे फॉर्मूले की थी। समझ आई? आई कि ना आई? अल्लाह करे तुम पहुंचे हो जहां पहुंचाने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब अभी तक जितने भी किए हैं ना उसको छोड़ो, लेकिन ये थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप का है। अब हमने ना क्या करना है, जैसे हमने बहुत ध्यान से सुना, हमने कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है एक फंक्शन की, जो कि फंक्शन खुद भी पीसवाइज फंक्शन है, लेकिन हमने कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। रिमेंबर दैट एक मल्टी वेरिएबल पीसवाइज फंक्शन है, और उसकी कॉन्टिन्यूटी हमने इस पॉइंट पे चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी इस पॉइंट पे चेक करनी है। रिमेंबर दैट, सबसे पहले याद रखना, हम ये देखेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए किसी पॉइंट पर, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिख लो, लिखना चाहो तो। कॉन्टिन्यूटी of f of xy at x naught
और वाई नॉट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इसके तीन स्टेप्स होते हैं बेटा, तीन स्टेप्स होते हैं, बहुत ध्यान सुनने का है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड कर रही है ना, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट पर को अगर हम फंक्शन के अंदर डाल देना, जो गिवन फंक्शन है, ये इसे गिवन फंक्शन है, तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब ये है कि वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए, मतलब उस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई पॉइंट डिस्टर्बिंग ना आ जाए। बात समझ आई कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, अगर वो पॉइंट मैं सवाल के अंदर डाल दूं, और सवाल के बाद अंदर डालने के बाद डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो सवाल अनडिफाइन हो गया। बात समझ आई? मुझे वो सिचुएशन नहीं चाहिए। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि अगर मैंने जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना, अगर मैं उस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करूं, अगर मैं उस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करूं, यहाँ पे एक्स वाई लिखना था ऐसे करके, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट जो है ना, वो एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि आंसर आ जाए, बस कोई आंसर आ जाए, कुछ जवाब आ जाए, ये ना हो कि आंसर ना आए, आंसर आ जाए। और आखिरी वाली कंडीशन ये होती है कि ये दोनों ऊपर वाली बातें एक दूसरे के इक्वल हो जाए। मतलब जिस पॉइंट पे जो आंसर हमने पॉइंट, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वो पॉइंट और उस पॉइंट पर लिमिट वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। एक्स नॉट, वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अब आपको लग रहा होगा ये काफी मुश्किल है ये वो, बट बेटे ऐसा ही है। ये तीन कंडीशन है। अगर इन तीनों में से, अगर लेट से, अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर 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 इस तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाए ना, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता उस पॉइंट पर। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि ऐसा होगा, अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कोई एक पॉइंट इसमें से फेल कर जाएगा, तो याद रखना जीरो जीरो पर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। मैं एग्जैक्टली exactly आपके सामने यही करने लगी हूँ। अब देखो ऐसे कैसे। ओके, अब सबसे पहले हम देख करते हैं पहला वाला पॉइंट। तो स्टेप नंबर वन क्या था कि जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट को सवाल में डाल दो। तो हमने फंक्शन के अंदर डालना है जीरो जीरो, क्योंकि उसी में फिर हमने लिमिट फाइंड करनी है। और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो जीरो किसकी इक्वल होती है? जीरो के। तो इसका मतलब है आंसर हमारे पास इक्वल आ गया जीरो के, जो कि डिफाइंड है। जीरो एक डेफिनेट नंबर है, अब ये मत कहना जीरो आ गया, भाई जीरो एक नंबर है, आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, हमने लिमिट एग्जिस्ट करानी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और अब मैं थोड़ा सा उम्मीद करूंगा आपको पता होगा इतना तो। हमने लिमिट फाइंड करनी है एक्स वाई अप्रोचेस टू किसकी? जीरो जीरो पर, क्योंकि ये पॉइंट है जिसपे मैं लिमिट कैलकुलेट कर रही हूँ। और फंक्शन लिखेंगे। अब मैं जीरो जीरो को अप्रोच कर रही हूँ, तो अब की बार फंक्शन जो है ना, मैं ऊपर वाला लिखूंगी। समझ आइए कि नहीं? अप्रोच करने का मतलब होता है करीब करीब जाना, उस तक ना पहुंचना, करीब जाना। तो हम ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे। ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास है कुछ ऐसे कर कर, टू एक्स वाई, देख कर बताती हूँ क्या है, एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर। अब बेटा हमने इसका लिमिट कैलकुलेट करना है। ओके, अगर आप गौर से देखो ना, बहुत गौर से देखने वाली बात है, इंतहाई गौर से देखने वाली बात है, कि अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकती, क्योंकि एक्स का वैल्यू भी जीरो है, वाई का वैल्यू भी जीरो है, और अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगी, तो सवाल ना बेटा अनडिफाइन हो जाएगा। बताओ समझ आई कि नहीं? तो अनडिफाइंड फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब है हम डायरेक्टली लिमिट नहीं डालेंगे। क्योंकि अब ये, अब आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बात सारी है। अब हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है ना, हमने उस पॉइंट को अप्रोच करना है फ्रॉम द डिफरेंट साइड। ये यही कॉन्सेप्ट है लिमिट में, डिफरेंशिएशन में यही कॉन्सेप्ट है। इधर देखो बहुत ध्यान से, ये पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो, ये पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो, जहां पर एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है। अगर हमने फंक्शन की लिमिट यहाँ अप्रोच करनी है, मतलब इस पॉइंट पर हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है, लिमिट फाइंड करने का मतलब ये होता है कि वी विल अप्रोच दिस पॉइंट फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, किसी भी साइड से पहुंच सकते हैं। तो इधर देखो, मैं अल्लाह करे बात समझा पाऊँ और आप समझ पाओ। इधर देखो, इसका मतलब है हमने इस पॉइंट को अप्रोच करना है, तो हम इस पॉइंट को हम राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं,
ऊपर से अप्रोच कर सकते हैं, नीचे से अप्रोच कर सकते हैं, ये डायगनली अप्रोच कर सकते हैं, नॉन डायगनली अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हम जिस रास्ते से भी इस पॉइंट को अप्रोच करें ना, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर हर रास्ते से सेम आ जाए ना, हर पाथ से सेम आ जाए, तो हम कहते हैं उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर गया है। बात समझ आई? ये सारी कहानी है। लेकिन अब गौर से देखो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। अब मैं ना इसके अंदर रैंडम पाथ पुट करूंगी, रैंडम पाथ जो मुझे अच्छा लगे। लेकिन आपको आपको कोई अच्छा लगे कुछ भी पुट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमारे पास 95% हम ये करते हैं, पाथ ये लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। और यहाँ पर जो m है ना बेटा, ये स्लोप है। और y इज इक्वल टू एम एक्स बेटा, ऐसा ग्राफ होता है। अगर आपको याद हो तो ये ऐसा ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब है अब मेरा जो जीरो जीरो पॉइंट है ना, मैं इसको अप्रोच कर रही हूँ वर्टिकली, समझ आई? डायगनली अप्रोच करने के बारे में मैंने सोचा है इसको। इसका मतलब है हम इसको अप्रोच करेंगे डायगनली। और अगर हमने इसको डायगनली अप्रोच किया और आंसर डेफिनेट आया तो बात बन गई। और अगर ऐसा हुआ कि हमने इसको अप्रोच किया और कोई प्रॉब्लमेटिक चीज दिखी, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। बेटा कॉन्सेप्ट यही है, अगर नहीं समझ आ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते, कि ऐसे ही है। मैम जी, ये हमने y इक्वल टू एम एक्स क्यों लिया? क्या हुआ? क्या पूछा मैम जी ने? क्या लिया? मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। y इक्वल टू एम एक्स क्यों लिया? हमने कुछ भी पाथ लेना था, कोई भी पाथ लेना था। आपका दिल नहीं करा y इज इक्वल टू एम एक्स लेने का, अब y इज इक्वल टू एक्स ले लो। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स ले लो। अब y इज इक्वल टू एक्स स्केयर ले लो। मतलब डिफरेंट वैल्यूज हमने डालकर चेक करना है। बात समझ आई कि नहीं? कुछ भी डाल सकते हो आप। अब y इज इक्वल टू एम स्केयर देखोगे, y इज इक्वल टू, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अक्सर आप देखोगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, तो आपकी जो एस एम यूसुफ की किताब है ना, आई गेस उसका चैप्टर नंबर 3 4 में आप पढ़कर आए हो, 4 में शायद पढ़ा है। आपने पढ़ा है, ये ऐसा पढ़ा है आपने 3 4 चैप्टर्स में? जो आपने कैलकुलस 1 का पार्ट पढ़ा था ना पिछले सेमेस्टर में, ये वहां पर हुआ था। तो आप उधर खोल के देखोगे, ऐसा ही होगा। पाथ अपनी मर्जी से लेते हैं। लेकिन अगर मैंने एक पाथ पुट किया है तो आंसर मेरे पास आ गया। लेकिन अगर मैंने दूसरा पाथ पुट किया और दोनों आंसर आपस में मैच ना किए, तो फिर इसका मतलब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन इधर सवाल में मैं अभी एक पाथ डालना है, मैं इस पाथ को डालकर देखूंगी कि मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर आंसर नहीं एग्जिस्ट करेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं लिमिट डाल रही हूँ। अब y की जगह मैंने पुट करना है एम एक्स। तो x एज इट इज, y की जगह आ जाएगा बेटा एम एक्स, और यहाँ पे x अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स की वैल्यू खत्म होगी। यहाँ से आएगा वाई स्केयर एक्स स्केयर एज इट इज, और y की जगह आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर। और बन जाएगा यहाँ से एम एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर। बात समझ आई? अब आज उसमें थोड़ा मजीद पुटिंग मारेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर अगर गौर से देखो तो एक्स स्केयर कॉमन निकल रहा है, तो उसको ऊपर निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय आएगा एक्स स्केयर और 1 प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू ये। और आप ऊपर से देखो तो ऊपर नीचे एक्स की वैल्यू कट गई, ठा ठा हो गया। और अगर आप गौर से देखो ना, और अब इसमें क्योंकि एक्स की वैल्यू खत्म हो गई, तो इन दी एंड हमारे पास आंसर आ गया 2m m प्लस एम स्केयर। और इसके आगे लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पूछो क्यों एग्जिस्ट नहीं किया? एग्जिस्ट इसलिए नहीं किया बेटा, बिकॉज वी मैम हैव गॉट, हमारे पास ना, मैंने क्या कहा था, y इज इक्वल टू एम एक्स में m स्लोप है। m इसका मतलब है m स्लोप है, तो m कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकती हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी रख सकती हूँ। इसका मतलब है अब सारी की सारी कहानी डिपेंड कर गई है ऑन द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू पर डिपेंड कर गई है, की वैल्यू पर डिपेंड कर गई है। और m कोई कांस्टेंट है। इसका मतलब है जब मैं m की डिफरेंट वैल्यूज डालती जाऊंगी, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलते जाएंगे। लेकिन मुझे लिमिट के केस में एक आंसर चाहिए था, यहाँ मुझे बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। दैट इज वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर जिंदगी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं ना किया, तो इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेटा यही सोल्यूशन था, बात खत्म। तो अगर आपसे सवाल है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, आप लिखोगे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है एट जीरो जीरो। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। आ, एक सेकंड, सवाल को हम कॉपी करते हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। मुझे पता है आपको चाहिए इस पे मजीद थ्योरी। मुझे रुको, मैं हम गूगल पे जाते हैं और थोड़ी सी मजीद थ्योरी पढ़ते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ। तो भैया प्लॉट से पूछते हैं, और हम इससे पूछते हैं कि हमारा क्या सोल्यूशन देगा। देखो इस किस्म की एआई इंटीग्रेशन के मैं हक हूँ, इसलिए हम लोगों को अच्छी समझ है।
इट्स टेक टाइम्स बट इट इज द बेस्ट एआई मॉडल, दैट इज वाई ये आ गया। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली उसने वही बात की कि डेफिनेशन क्या थी, अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूज होना है, अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूज होना है जीरो जीरो पर, तो उसको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। उसे जीरो जीरो पर डिफाइन होना होगा, उसकी लिमिट को जीरो जीरो पे एग्जिस्ट करना होगा, और लिमिट को इक्वल होना होगा जीरो जीरो के, मतलब ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स एक दूसरे का आंसर सेम आना पड़ेगा, ये कंडीशंस था। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, पहले मैं जरा मिटा दूं इसको इधर। उसके बाद क्या हमने चेक करना है, तो जीरो एट जीरो जीरो फंक्शन की वैल्यू जीरो की इक्वल है। तो ये निकला है। लेकिन अगर आप गौर से देखो माशाल्लाह, इसने भी वही पॉइंट पुट किया जो मैंने पुट किया है, स्ट्रेट पाथ। हमेशा अपने ये पॉइंट जो है ना वो स्ट्रेट पाथ पुट किया हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स। और ये देखो उसमें उसका आंसर भी एग्जैक्टली यही निकला जो मैंने निकाला था। नोटिस दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। एक्स की वैल्यू गायब होगी तो इसका मतलब डिपेंड कर गया स्लोप पर। तो एज एक्स अप्रोचेस टू जी, ठीक है, इट इज द डिफरेंट वैल्यूज फॉर द ईच पॉइंट, समझ आइए। तो अगर मैं एक्स की जगह एम की वैल्यू जीरो रखूंगी तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, एम की वैल्यू वन रखोगे वाई की वैल्यू एक्स आ जाएगा, एम की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो वाई का वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगा, अगर मैं एम की वैल्यू टू रखूंगी तो वाई का वैल्यू टू एक्स आ जाएगा। तो डिफरेंट नजर आया। हमें डिफरेंट वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सेम वैल्यूज चाहिए, सिंस डिफरेंट स्टेट लाइंस passing through the origin gives different limiting values, so the limit does not exist by the two part test, even two paths। अब देखो, अगर आपको जिंदगी में ये बात मुश्किल लग रही है ना कि ये वाला पाथ, तो इस तरह अगर आप दो पाथ ले लो, मैंने यहाँ पे एम एक्स लिया, आप इस तरह करो वाई इज इक्वल टू एक्स के ले लो, और आप वाई इज इक्वल टू एक्स ले लो। अगर आप ये दो पाथ पुट करोगे ना तो आप देखोगे कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इन दोनों को पुट करने के बाद क्वेश्चंस का आंसर दोनों तरीकों से डिफरेंट आएगा। और जब जिंदगी में डिफरेंट आ गया है ना, तो भैया लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। घर जाओ, एस एम यूसुफ की किताब खोलो, और उसमें ना लिमिट जो पता नहीं कौन से वाला, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मल्टी वेरिएबल लिमिट्स है ना उनको सॉल्व करो। और कॉन्सेप्ट को देखो, अगर इस पेपर में आया है ना तो कभी भी आ सकता है। तो अच्छा, वैसे तो बेटा सोल्यूशन हो गया है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है ना आज के पेपर्स में से पूछ लो, कोई बात जो समझ ना आई हो। मैम जी, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता नहीं है? क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ना? आवाज नहीं आई यार, एक दफा और बोलना, आखिरी बार बोलो। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। ये देखो बेटा, सारे सॉल्व करवा दिए हैं। हाँ, वो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व नहीं करवाया, आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको उसमें नजर आ जाएगा। एक्चुअली ना मैं भूल गई थी आपके साथ लिंक शेयर करना। मुझे शुक्र करो, एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद आ गया कि आपके साथ लिंक शेयर नहीं किया। ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको आएगा, कसम से सारा सॉल्व करवाया। देख लेना ठीक है। रिकॉर्डिंग, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मुझे एक बात बताओ जाने से पहले, आखिरी बार, बाकी पास्ट पेपर्स आप खुद सॉल्व करोगे या मैं करवा दूं। मैम जी, उस डिस्कशन फिर कर लिया करें, थोड़ी हम खुद सॉल्व कर लें पहले, फिर उस पर डिस्कस कर लिया करें, फिर वो इस तरह। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मैं आपके सामने खोलती हूँ, अगर एक सेकंड गिव मी अ टाइम, किधर गया, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ हो तुम लोग, एक सेकंड रुको। मैं निकाल रही हूँ, एक मिनट रुको बस, मुझे जरा एक सेकंड देना। तुम लोगों का मैंने कहाँ डाउनलोड किया हुआ है, एक मिनट। फिजिक्स है, फिजिक्स का ये है, निकल आया। ये पास पेपर्स हैं तुम लोगों के। बताओ भाई, 2021 हो गया, कल 2022 कर लोगे, ये तुम लोगों का होमवर्क है। देखो लंबा चौड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये तो बेटा कल का होमवर्क ही है, बात समझो, कर लोगे एक दिन में या दो दिन ले दूं आपको सॉल्व करने के लिए, कि एक दिन। कल कर रहे हैं। ठीक है, तो कल सब बच्चे बेटा ये कर कर आना। देख रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं करवाऊंगी, चीटिंग नहीं करनी, बात को समझना है और सीखना है, ठीक है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।